गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईडीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। बहुत दिनों से हम ये सोच रहे थे कि प्रॉफिट बुक करने का टाइम आएगा या नहीं आएगा। मार्केट बहुत ही उछल कूद कर रही थी, जबकि हमें एक मौका मिला था लास्ट टाइम, लेकिन हम उस मौके को यानी उस अपॉर्चुनिटी को हम यूज कर गए और हम एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। वो अपॉर्चुनिटी आज हमें मिली और हमने छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया। तो फ्रेंड्स देखो, ऐसा है कि मार्केट में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको छोटे छोटे जो प्रॉफिट होते हैं ना, वो आपको बुक करने पड़ेंगे। किसी ने कहा है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, शायद ये सच हो। देखो, अभी हम जर्नी में हैं। जब बूंद बूंद से सागर बन जाएगा, जब हमारा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो जाएगा, तो तब हम कहेंगे कि ये कहावत बहुत ही सत्य है। ठीक है। तो बुक करना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम छोटे छोटे जो प्रॉफिट है वो बुक करते रहते हैं और अपने लेजर के मतलब अपने जो हमारा रिकॉर्ड शीट है उसके अंदर हम उसको मेंटेन करते रहते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके हमारा जो पोर्टफोलियो है बड़ा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो अभी जैसे कि फ्रेंड्स हमें लगभग 2 साल हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल के आसपास समय हुआ है पीटीएफ में ट्रेडिंग करते हुए। ठीक है। 1.5 साल के अंदर हमने लगभग 2 से ऊपर ही हमने किया है। जब 2 से ऊपर प्रॉफिट बुक होता है तो टैक्स इम्प्लीकेशंस आते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? टैक्स इम्प्लीकेशंस आते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखो, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि मैं टैक्स देता हूँ और मेरा जो टैक्स है वो लगभग 45,000 का टैक्स बना है, जो मुझे देना ही है। मतलब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू एनी थिंग विद द, मतलब मैं कहीं भी कोई भी कट नहीं कर सकता उसके अंदर, कहीं भी मतलब सेव नहीं कर सकता, कहीं कोई भी शॉर्टकट नहीं मार सकता। क्योंकि वेरी क्लियर कि टैक्स देना बहुत जरूरी है। यदि हमारे पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, ठीक है, अगर हमारे पास एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, तो टैक्स देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज मैंने ये इस साल मैंने 45,000 रुपये दिया है, तो अगली बार हो सकता है कि मैं 90,000 रुपये दूँ। ईश्वर करे कि मैं 90,000 रुपये दूँ, ज़्यादा टैक्स दूँ। भाई जब ज़्यादा टैक्स दूँ देने के लायक बनूंगा तो इसका मतलब है कि मेरी इनकम भी ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, मैं ईटीएफ से ही मेरा जो 40,000 के आसपास मेरा टैक्स बन गया है, जो मुझे देना ही है। बहुत लोग घबराते हैं कि हमें टैक्स देना पड़ेगा। इस, ठीक है, इसीलिए वो लोग स्टार्ट नहीं करते या बीच में वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते हैं फिर उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। टैक्स से डरना बिल्कुल नहीं है। टैक्स हमें देना है, वो हमारी ड्यूटी है। हमारे पास इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एक बिजनेस करने की। देखो, मैं इसको बिजनेस ही मानता हूँ। अगर पैसा लगा के पैसा कमाया जा रहा है तो फ्रेंड्स ये बिजनेस ही है। इस उससे बढ़कर नहीं है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? क्योंकि देखो, पैसा किस लिए लगा रहे हो? पैसा कमाने के लिए तो लगा रहे हो। यहाँ पर क्या चीज लग रहा है? यहाँ पर सबसे बड़ा रिसोर्स है पैसा। ठीक है। और दूसरा है नॉलेज। ये दोनों स्किल मतलब दोनों रिसोर्स हैंड टू हैंड चलती है। अगर ये दोनों एक साथ चलेंगी पैरेलली, तो आपको प्रॉफिट करने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। समझ गए फ्रेंड्स? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले सीखो, लर्न करो। लर्न करने के बाद फिर आपको समझ में आएगा कि मुझे कहाँ पर मुझे किस तरीके से काम करना है और कहाँ पर मुझे लगाना है। किस जगह पे मुझे ज्यादा काम करना है, किस जगह पे मुझे कम काम करना है, इसकी जानकारी तभी होगी आपको जब आप धीरे धीरे करके अपनी साइकोलॉजी भी बिल्ड करेंगे और अपनी स्किल भी बिल्ड करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा महारथी हूँ या मैं बहुत ही स्किल्ड हूँ। मैंने सीखा है, मार्केट से सीखा, कुछ दूसरों से भी सीखा है। मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए, मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए। ठीक है। पहले मैंने अपने बारे में भी बताया था कि मैंने ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग को भी मैंने आजमाया है। ठीक है। 60 डेज चैलेंज मैंने उसके अंदर लिया, लेकिन वो एक गैम्बलिंग है। मैं सही बात बताऊँ, बहुत लोग कर रहे होंगे, उन लोगों को आदत भी पड़ गई होगी, शायद वो छोड़ भी नहीं पा रहे होंगे। तो मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता कि ये किसी के लिए ऑप्शन एंड ट्रेडिंग किसी के लिए अच्छी है नहीं है। ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खराब है। उससे हजारों और लाखों लोगों का जो प्राइमरी करियर है ना वो खराब हो गया। अगर कोई प्राइमरी करियर किसी का चल रहा है ना और ऑप्शन एंड ट्रेडिंग के अंदर उसने लॉस कर दिया,
तो समझ लो कि उसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब उसका काम ही डिस्टर्ब हो जाता है। वो उसका मन नहीं करता, जब वो लॉस करता है तो उसका मन नहीं करता। और जब आप किसी काम को बिना मन के करेंगे तो कोई क्या आपको पगार देगा, क्या सैलरी देगा? आपको नहीं देगा। ठीक है, आपके फायरिंग के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए जो भी काम करना है आपको दिल से करो। और जो प्राइमरी बिजनेस है ना, आपका प्राइमरी बिजनेस, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे सैलरी है, जॉब है, उसको आप बहुत दिल से करो। और उसमें से आप पैसा बचाओ और धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टिंग करो। देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग करो ईटीएफ में पहले ही। पहले आप इन्वेस्टर बनो। धीरे धीरे करके अपना पोर्टफोलियो बड़ा करो। जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा ना, 20, 25, 30, 50 लाख का, उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई ठीक है, 50 लाख रुपए हम लगाते हैं। और उसके बाद मान लीजिए कि यदि आपको हर महीने 1.5 से 2% भी अगर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, 50 लाख का मैं कहता हूँ कि 25 लाख भी आपका लगा होगा। जो मार्केट में लगा हुआ पैसा होता है ना, उसी पे आपको रिटर्न मिलता है। तो आपका महीने का 1.5 2% भी अगर मिल जाता है 25 लाख में भी, तो मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। कोई दिक्कत नहीं। जो पैसा आपका प्रॉफिट का कमा रहे हो ना, उसको भी री इन्वेस्ट करो ना कहीं ना कहीं। ठीक है, उसको एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ कि जिसके अंदर आप कुछ ना करो, मतलब आप उसमें आपको छेड़ना नहीं है। डोंट टच वाला पोर्टफोलियो हो गया कि भाई उसको टच नहीं करना। सेल तो करना ही नहीं। बाय करते जाओ। आपने, मैं कह रहा हूँ, घटिया से घटिया भी कोई स्टॉक्स या ईटीएफ भी ले लिए ना, तो भी उसको मत बेचो अगर प्रॉफिट से अगर आपने कर लिया है। ठीक है। तो हमने एक गूगल शीट, आपको पता है कि एक गूगल शीट हम मेंटेन करते हैं। ये गूगल शीट है, 38 ETF वाली गूगल शीट है। इसमें हम इसको मेंटेन करते रहते हैं। तो हम अपने अ, आपको पता होगा, लास्ट जो वीडियोस आपने देखी होंगी तो उसके अंदर हमने टाटा गोल्ड, सिल्वर, एलटी बिल्डीज, गोल्ड बीज और सिल्वर, ये जो पांच थे अलग अलग डीमेट अकाउंट के अंदर हमने इसको लिया हुआ था। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एम स्टॉक की, तो हमने टाटा गोल्ड लिया था एम स्टॉक के अंदर। तो टाटा गोल्ड हमारा कितने का था, हमने जो बाई प्राइस था, आइए इसमें चलते हैं समझते हैं। ये देखिए, ये टाटा गोल्ड है, यहाँ पर आपको 0 0 दिख रहा होगा क्योंकि सेल हो चुका है। ठीक है। ये हमारा डीमेट अकाउंट है। ठीक है, हम अपने डीमेट अकाउंट के अंदर ही आपको दिखा रहे हैं कि टाटा गोल्ड हमने लिया था, बाय प्राइस 9.58 है। और इसका जो सेलिंग प्राइस है ना, वो यहाँ दिखता है पोजीशन में। टाटा गोल्ड का सेलिंग प्राइस है 9.83। तो यहाँ पर हम 9.83 लिख देते हैं। जो सेलिंग प्राइस है उसको हमें यहाँ लिखना है 9.83, समझ गए फ्रेंड्स। और डेट ऑफ सेल है, जैसे आज हमने किया इसको सेल, तो आज की डेट डाल देते हैं। रिकॉर्ड कर रहे हैं ना इसको। अब देखिए, सेल करते समय क्या है, चार्जेस लगते हैं कुछ। हम ये समझ लेते हैं कि 40 रुपीज़ के आसपास चार्जेस लगे, 30 रुपीज़ के आसपास चार्जेस लगे होंगे, क्योंकि बड़ा अमाउंट है तो लगेंगे। डीपी चार्जेस तो होते ही हैं, 27 रुपये या 30 रुपये के आसपास भी होते हैं, कई बार मैंने 21 रुपये भी देखे हैं, तो मैं 30 लगा लेता हूँ। उसके बाद जो डेट है वो सेम है। डेट सेम है। ठीक है। उसके बाद हो गया ब्रोकरेज, कुछ नहीं है, क्वांटिटी सेम है। 32,500 की क्वांटिटी थी जो हमने पूरा निकाल दिया। उसके बाद RSI इसका ठीक ठाक था, RSI 65 के आसपास होगा। 65 के आसपास, 68 के आसपास है। ठीक है। और ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम जो अमाउंट वाला फार्मूला है उसको हम यहाँ पर कंट्रोल डी कर लेते हैं। और उसके बाद जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट हम अभी यहाँ पर करेंगे, तो पहले एक बार एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे प्रॉफिट। ठीक है आपको कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो दूसरा है हमारा सिल्वर बीज है। आइए चलते हैं, हम सिल्वर बीज का इसमें देख लेते हैं। सिल्वर बीज है 108। सबसे पहले हम पोर्टफोलियो में चलते हैं। देखिए फ्रेंड, सिल्वर बीज 107 रुपये 4 पैसे। 107 रुपये 4 पैसे का था। और अब कितने का हमने सेल किया, इसको सेल पोजीशन में जाएंगे। 108 रुपये 63 पैसे। 108 रुपये 63 पैसे। ठीक है। ब्रोकरेज, अदर चार्जेस, क्वांटिटी सेम है। पूरी क्वांटिटी हमने इसको सेल कर दिया था। ठीक है। उसके बाद ये लगभग होगा 69 के आसपास होगा। और जो अमाउंट है उसको हमने यहाँ पर कंट्रोल भी किया, अपने आप आ गया। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे डिमेट अकाउंट के अंदर। एल टी बिल बीस है, एल टी बिल बीस हमारा इसके अंदर है, दूसरे डिमेट अकाउंट के अंदर। ये हमारा जीरो डाटा अकाउंट है। ठीक है। तो एल टी बिल बीस के अंदर अगर आप चलोगे तो आप देखोगे यहाँ पर जीरो है, इसका मतलब सेल कर दिया और जीरो क्वांटिटी दिख रही है ना। इससे पहले आपको 9,000 क्वांटिटी दिखती थी यहाँ पर, तो अब ये जीरो दिख रहा है। अब देखिए, ये बाय प्राइस है,
तो सेल प्राइस जो है हम पोजीशन में चल के देख सकते हैं। तो ये एवरेज जहाँ लिखा हुआ है यही सेल प्राइस है। तो अगर मैं एल टी की बात करूँ तो 28 रुपये 98 पैसे। सेल प्राइस कितना था? 28 98 पैसे। ठीक है, 20 रुपये मान लेता हूँ। टोटल क्वांटिटी है 9,000 की क्वांटिटी हमने सेल कर दी। उसके बाद है गोल्ड बीज है। गोल्ड बीज का हम कितना है, इसका सेल प्राइस 83 रुपये 85 पैसे। 83 रुपये 85 पैसे है। इसका थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, और सेम क्वांटिटी है 2550 की क्वांटिटी। उसके बाद आते हैं सिल्वर। सिल्वर मेरा मन नहीं कर रहा था बेचने का, लेकिन मुझे ये लगा कि सारा एक साथ निकाल दो, कल मार्केट अगर डाउन होगी तो कल रीबाय करेंगे, अगर अब भी होगी तो भी हम 100 क्वांटिटी तो लेंगे लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये आ गया है आपका 108 रुपये 66 पैसे, सॉरी 108 रुपये 65 पैसे। ठीक है, 108 रुपये 65 पैसे लिख लेते हैं। 108 रुपये 65 पैसे। ठीक है, एवरेज प्राइस लिखते हैं। 675 की क्वांटिटी है, देख रहे होंगे आप। 675 की क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आर एस आई लगभग 70 के आसपास था, ये 69 था, 68 था। ठीक है, 69 के आसपास इतना ही था। उसके बाद हम अमाउंट लिख लेते हैं। गोल्ड लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे। ये आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंट कलर कर देता हूँ तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा 17,115 रुपये। कितना आ रहा है? 17,115 रुपये फ्रेंड्स। ठीक है, यदि मैं इसको टोटल सम कर लूँ तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना है ये दिखाई दे रहा है येलो कलर में, 17,115। ठीक है, इतना हमने प्रॉफिट आज का जमाया है। तो ये फ्रेंड्स धीरे धीरे करके बूंद बूंद से सागर बढ़ता जाएगा। और अभी तक 86 पे हम पहुंच गए। 86 के बाद अब देखते हैं 100 तक कब तक पहुंचते हैं। और इसको हम कर देते हैं ग्रीन कलर। ठीक है, ये ग्रीन कलर हो गया, इसको हटा देते हैं कलर को। तो ये ग्रीन कलर हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 17,115 रुपये आज का हमारा प्रॉफिट बना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो यहाँ से ये लर्निंग होती है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अगर आप बुक करना स्टार्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखो, टैक्स से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए का अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई आप यार 40,000 रुपये का टैक्स नहीं दे सकते क्या? 20% टैक्स नहीं दे सकते क्या आप? 1 लाख रुपए अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो 20,000 रुपये आप टैक्स नहीं दे सकते क्या? वो तो देना पड़ेगा 20%। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को देना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अलग देना पड़ता है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर मान लीजिए कि मेरे पास अगर 1,60,000 रुपये मेरी जेब में आ रहा है और मेरा कैपिटल सेफ है, मैं कोई रिस्क ही नहीं ले रहा। देखो, टैक्स देने में मुझे मजा पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे पता है कि कोई रिस्क ही नहीं है। जहाँ रिस्क होता है ना, वहां पर बड़ा दुख होता है कि यार मैं इतना रिस्क भी ले रहा हूँ और मैं इतना टैक्स भी दे रहा हूँ, कैसे होगा मेरा तो पैसा? कभी कभी मेरा पैसा भी बर्बाद हो सकता है। तो वो जो लोग हैं इस तरीके से सोचते हैं, उनका सोचना भी ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा रिस्की काम कर रहे हैं, अपना पैसे को रिस्क में डाल रहे हैं, और उसके बाद भी अगर वो इतना हैवी एसटीडी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, और ये टैक्सेस वो टैक्सेस एसटीडी, ये सब दे रहे हैं, तो वो दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो फंड्स को है, अपने कैपिटल को उन्होंने बहुत रिस्क में डाला, उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट किया या लॉस किया जो भी किया, लेकिन वो लोग सैड हो जाते हैं। ठीक ठीक है, टैक्स देने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी सैडनेस वाली बात नहीं। आराम से कमाते रहो धीरे धीरे करके और मजे उड़ाते रहो। ठीक है, री इन्वेस्ट करते रहो। अगर आपको लगता है कि भाई कि आप कुछ बजट अपना ट्रैवल के लिए रखना चाहते हैं तो ट्रैवल के लिए रख सकते हैं, कुछ एजुकेशन के लिए रख सकते हैं, कुछ आपके लिए आपके ऊपर पर्सनल, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि देखो आप जो कमा रहे हो ना, कहाँ खर्चा करते हो। बहुत लोगों को खाने का शौक होता है, ट्रैवलिंग का शौक होता है, तो वो कर सकते हैं अपना थोड़ा बहुत। देखो, जो प्रॉफिट है उसमें आपको री इन्वेस्ट तो करना ही करना है। री इन्वेस्टमेंट के बाद जो पैसा बचेगा उसको सेव करते जाना है, और उसमें आप अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सकते हैं, जैसे ट्रैवल करना है, खाना, कुछ
बहुत लोगों को फूडी होते हैं, उनको नई चीज़ें खानी है। तो बहुत लोगों को कुछ और भी शौक होते हैं। ठीक है, नए कपड़े पहनने का शौक होता है। तो ऐसे अलग अलग शौक है। तो आप अपने शौक भी पूरे करते रहो, और साथ साथ कमाते भी रहो, और भारत सरकार को टैक्स भी देते रहो। बस उसमें सरकार भी खुश है, आप भी खुश हैं, ब्रोकरेज वाले भी खुश है, उनको भी पता ब्रोकरेज आ रही है, देखो ना कितनी। ये जो ये जो चार्जेस होते हैं, ये हमने ये दिए तो है, हमने चार्जेस देखो कितने, 120 रुपये दे दिए हमने इनको। प्लस यहाँ पर भी दिया हमने इनको। भाई 180 रुपये तो ये दे दिए, 120 रुपये ये दे दिए, 300 रुपये तो हमने इनको दे दिए। 300 रुपये कम थोड़ा ना होता है। 22 करोड़, सॉरी, अगर मान लीजिए 3 करोड़ लोग भी अगर मेरे जैसे सोच रहे हैं, यानी कि मेरे बराबर अगर दे रहे हैं ये चार्जेस, ये तो मैं बहुत ही कम दे रहा हूँ, बहुत लोग ज्यादा देते होंगे। तो वो भी खुश है कि भाई उनको मिल रहा है, और ब्रोकर हाउस भी खुश है, गवर्नमेंट भी खुश है, सेबी भी खुश है, और सारे लोग खुश हैं। मैं ठीक है भाई, हम एज ए इन्वेस्टर, ट्रेडर, हम भी खुश हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम बहुत ज्यादा रिस्क ले नहीं रहे भाई, पेशेंस का पैसा बन रहा है। नेगेटिव चला जाता है, कोई बात नहीं यार, जाने दो, कितना जाएगा, 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, जाने दो। जब हम री इन्वेस्टमेंट मारेंगे उसके अंदर, तो अपने आप सही रास्ते पे वो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारा, अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर आपने ये पैसा आप कमा रहे हो, लेकिन इस पैसे को आप डाल कहाँ रहे हो, वेयर टू इन्वेस्ट। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है, बड़ी सिंपल चीज है जो मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ, कि जो प्रॉफिट का पैसा है ना, इसको हम डालते हैं एक तीसरे डीमेट अकाउंट के अंदर। जो तीसरा डीमेट अकाउंट होता है ना, वो सिर्फ मेंबर्स को ही दिखाया जाए, क्योंकि वो पब्लिक दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर स्टॉक्स हैं, बड़ी खतरनाक चीज है उसके अंदर। मैं स्टॉक्स को सबसे ज्यादा खतरनाक मानता हूँ। और उसको लेना है तो प्रॉफिट के पैसे से लो भाई, या फिर कोई एफडी कर रखी है तो एफडी के पैसे से ले लो। मतलब जो मेन कैपिटल है ना, उससे मत लो स्टॉक्स भाई। मैं ये हमेशा, जो भी हमारी वर्कशॉप होती है, मतलब जो भी हमारी प्रेजेंटेशन होती है, उस प्रेजेंटेशन में मैं यही चीजें बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, कि भाई पहले आपको कैपिटल बिल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा करके। जब बड़ा कैपिटल हो गया तो उससे ईटीएफ के अंदर ट्रेडिंग करनी है। जब आप ट्रेडिंग कर लेंगे, जब आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो उस प्रॉफिट को लेके एक तीसरे डीमेट अकाउंट के अंदर डाल दो, दूसरे तीसरे जो भी होगा उसके अंदर डाल दो, और उसको भूल जाओ, उसको भूल जाना है। समझ गए। मैंने जैसे आपको बताया था कि यदि 25 साल पहले एसबीआई बैंक के किसी ने 1 लाख रुपए के अगर शेयर लिए होते ना, तो आज उसका कितना होता, 2-2.5 करोड़ का उसका पोर्टफोलियो होता फ्रेंड्स। समझ गए। 2-2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो, इतना अगर 1 लाख उसने कोई एफडी करके, एसबीआई बैंक में ही एफडी अगर उसने की होती ना, तो मैं कह रहा हूँ 25 साल में सिर्फ उसका 2.5 गुना होता, 3 गुना होता। मैक्सिमम उसका 5 लाख रुपए होता है 1 लाख का, 5 गुना। यहाँ कितना गुना हो गया। तो इसीलिए जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो रिस्की होते हैं, पैसा भी बनाते हैं वो, और उनको छोड़ना पड़ता है भी। उनको लेने के बाद छोड़ना पड़ता है, सबसे पहले तो एनालिसिस करना पड़ता है, फिर लेके उसको छोड़ना पड़ता है 15-15, 20-20 साल तक। और वो चीज़ जनरेशन टू जनरेशन चलती है। समझ गए, जनरेशन टू जनरेशन चलती है ये सब चीज़ें। लोग कहते हैं ना सिर्फ प्रॉपर्टी ही जनरेशन टू जनरेशन चलती है, कि हमने प्रॉपर्टी ले ली, भाई प्रॉपर्टी ले ली ना, तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि प्रॉपर्टी भी अच्छी चीज़ है, अगर रीसेलेबल हो तो, जल्दी सेल हो जाए तब तो अच्छी है, अगर सेल ही नहीं हो रही है तो फायदा क्या है कुछ। तो इलिक्विड प्रॉपर्टी, इलिक्विड एसेट होती है, उसको लिक्विड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ईटीएफ है, इक्विटीज है, इनको आप लिक्विड बहुत जल्दी कर सकते। तो इसीलिए हर किसी की प्रेफरेंस अलग अलग होती है। बहुत लोग इक्विटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ ईटीएफ के अंदर करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहता हूँ कि चाहे आप किसी में भी करो, लेकिन अगर आप शुरुआत करते हैं और एक लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं और लगातार इन्वेस्टिंग करते रहते हैं, तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना, करोड़ों में जा सकता है। ठीक है। आपको इन्वेस्ट एज ए इन्वेस्टर, आपको अपनी हैबिट हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा खासा फंड क्रिएट कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक था वो ये था कि आज हमने एक प्रॉफिट बुक किया, छोटा प्रॉफिट बुक किया। अब जैसे जैसे आगे आगे टाइम जाता जाएगा और मार्केट नीचे जाती जाएगी, तो हमारी स्ट्रेटेजी जनरली एनजीएसएल के ऊपर ही होगी। एनजीएसएल के ऊपर, यानी कि निफ्टी, एक इक्विटी इंडेक्स, एक ईटीएफ हो गया, इक्विटी ईटीएफ हो गया एक, दूसरा हो गया आपका गोल्ड हो गया, तीसरा सिल्वर हो गया, और चौथा हमारा
लिक्विड फंड हो गया, कोई भी हो गया, एल टी बीस हो गया, लिक्विड बीस हो गया, मतलब जो भी हो गया, लेकिन वो लगभग बैंक एफडी के बराबर ब्याज दे देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज मैंने आप लोगों के सामने इसको रिकॉर्ड करके दिखाया फिर दोबारा से, और आशा करता हूँ कि ये 100 तक चला जाएगा जल्दी, आप लोगों की अगर कृपा होगी। ठीक है, तो आप लोगों की दुआएं होंगी तो ये 100 तक जल्दी चला जाएगा। पहला माइलस्टोन ये कवर कर लेगा, और फिर उसके बाद हम नए दिशा की तरफ चलेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो 200 रिकॉर्ड की तरफ चलेंगे। बूंद बूंद से सागर भरेगा, बिल्कुल भरेगा। और यदि आप पीडीएफ के अंदर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आपसे ये निवेदन है कि छोटे छोटे प्रॉफिट भी करते रहो। देखो कई बार है ना, हम ये सोचते हैं कि हम बड़ा प्रॉफिट भी करेंगे, बड़ा करेंगे, बड़ा बड़े के चक्कर में क्या होता है कि हम वो चीजें नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए। हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए समय से, वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक लालच, एक ग्रीड फैक्टर रहता है कि अब मार्केट और ऊपर जाएगी तब करूंगा, और ऊपर जाएगी तब करूंगा। ठीक है, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन है एज ए ट्रेडर की, स्विंग ट्रेडर की, तब तो हमें बुक करते रहना पड़ेगा। यदि आप ये चाहते हो कि भाई आप इन्वेस्टेड रहो और ये लॉन्ग टर्म में आप उसको बनाए रखो, तब तो मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करते रहो, और उसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है यदि मार्केट पीछे क्रैश भी कर जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स ये आपकी समझ में आ गया होगा। और कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताई है, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे 3 चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है। एक तो छोटा छोटा जो प्रॉफिट है ना उसको निकालते रहो। दूसरा, लॉस में कभी भी बुक मत करो ईटीएफ के केस में। ठीक है, चाहे उसे 1 साल तक आप होल्ड करो, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरी लर्निंग है। तीसरी लर्निंग है कि यदि आप स्टॉक्स में काम कर रहे हैं या ईटीएफ में काम कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड भी अगर ले रहे हैं, तो मतलब कोई भी चीज अगर आप ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ईटीएफ से प्रॉफिट कमाना है, और उसके बाद तब जाके आपको इक्विटीज के अंदर, स्पेशली इक्विटीज के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्रॉफिट का पैसा होगा, रिस्क मैनेजमेंट भी होगा इसके अंदर। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट भी पूरा इसके अंदर होगा, और ये ऑलमोस्ट रिस्क फ्री भी होगा। समझ गए? ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। देखो कैपिटल से आपने जो पैसा कमाया वही, उसी से तो अपना पोर्टफोलियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, मैं जो मेंबर्स होंगे उनको मैं नेक्स्ट जो सॉरी जो कमिंग संडे आएगा, उसमें मैं अपना जो स्टॉक का पोर्टफोलियो है वो शो करूंगा। ठीक है, ओनली फॉर मेंबर्स, क्योंकि उसमें जो स्टॉक्स है, तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मैंने लिए हैं, और अभी क्या सिचुएशन चल रही है स्टॉक्स की। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा एक अपडेट दे देता हूँ। एक HDFC में एक के बदले एक शेयर जो है उसने अनाउंसमेंट किया। ठीक है, एक के बदले एक, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको। बाकी मिलते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे एक बेटर लर्निंग के साथ। और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और कमेंट करके, एक्चुअली क्या होता है, आपके जो कमेंट आते हैं ना, तो उससे हम और सीखते हैं, तो कुछ हमें भी सिखाओगे। आप अपनी जो नॉलेज है ना उसको अपने तक मत रखिए, आप हमें भी सिखाओ, ताकि हम भी इम्प्लीमेंट करें ना उन चीज़ों को। ठीक है, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग कुछ चीज़ें हमें बताओ ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट करें। समझ गए फ्रेंड्स? थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।